पिछली क्लास में हमने सहसंबंध पढ़ लिए, वो थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए अपन ये प्रतीपगमन अलग से पढ़ेंगे। तो प्रतीपगमन और सहसंबंध में क्या डिफरेंस है? सहसंबंध में हमने पढ़ा कि दो श्रेणियां वो आपस में किस प्रकार से संबंधित है, इसका अध्ययन किया जाता है सहसंबंध के अंदर। प्रतीपगमन के अंदर एक श्रेणी का मूल्य दिया हुआ हो और दूसरे श्रेणी का में सर्वश्रेष्ठ अनुमान लगाना हो। जैसे आपको ये दे दे कि 20 टन बाजरे का उत्पादन करना है, उसके लिए आपको कितनी बारिश की आवश्यकता होगी, तो ये चीज आप सहसंबंध से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रतीपगमन। अब देखो, प्रतीपगमन का मतलब क्या है? प्रतीप यानी पीछे, गमन यानी जाना, पीछे की ओर जाना। प्रतीपगमन की सहायता से किसी एक चर के ज्ञात मूल्य से संबंधित दूसरे चर का अनुमानित मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपको एक चर का मूल्य ज्ञात हो, उसका मूल्य दे दिया जाए और दूसरे जो चर है उसका मूल्य आपको अनुमानित मूल्य ज्ञात करना हो, तो वो किसकी सहायता से ज्ञात किया जाएगा? प्रतीपगमन की सहायता से। सांख्यिकी में प्रतीपगमन का प्रयोग किसने किया? गोल्टन ने, फ्रांसिस गोल्टन था। इन्होंने सांख्यिकी में प्रतीपगमन का प्रयोग किया। कब किया? 1877 में। फ्रांसिस गोल्टन ने एक शोध किया 75 ऊंचाई के ऊपर, पित्ता की ऊंचाई के ऊपर। तो उन्होंने अपने शोध में पाया कि प्रतीपगमन में है, जैसे मान लो कि जो लंबे पिता थे उनके पुत्र भी क्या थे? लंबे। और ठिगने पिता थे, ओछे पिता थे, उनके पुत्र भी ओछे थे। लेकिन जो लंबे पिता थे, मान लो कि कोई 6 फुट का आदमी है, तो उसका पुत्र है लंबा तो था लेकिन वह 5 फुट 10 इंच का, यानी उससे थोड़ा कम लंबा था। और ओछा पिता है, मान लो कि 5 फुट का, तो उसका पुत्र ओछा तो था लेकिन उतना ओछा नहीं था, 5.2, यानी मध्यमता की ओर, बीच की तरफ दोनों बढ़ रहे थे। ऊंचे और जो लंबे वाले हैं वो बीच की तरफ आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जो ओछे वाले हैं वो थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे हैं, बीच की ओर जा रहे थे। तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया प्रतीपगमन, यानी पीछे की ओर जाना, मध्यमता की ओर प्रतीपगमन। हाँ, प्रतीपगमन विश्लेषण है दो से अधिक चर, जरूरी नहीं है कि दो ही चर। सहसंबंध में भी अपने ये बारिश वाला उदाहरण देखा था, दो से अधिक चरों में भी किया जा सकता है। प्रतीपगमन का विश्लेषण जरूरी नहीं है कि दो से अधिक चर, कम से कम 2 चर होने चाहिए, 2 से अधिक हो तो भी प्रतीपगमन का विश्लेषण किया जा सकता है। अब है रेखीय प्रतीपगमन। रेखीय यानी लिनियर रिग्रेशन, ये आपके सिलेबस में भी लिनियर रिग्रेशन रेखीय प्रतीपगमन ही दिया हुआ है। विक्षेप चित्र के मध्य बिंदुओं से होती हुई दो स्वरूपयुक्त रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें प्रतीपगमन रेखाएं कहती है। विक्षेप चित्र हमने पढ़ा था ना, वो डायग्राम वाला, इस हिसाब से अपन ने बनाए थे। इसमें ये बिंदु रखे थे, तो इन बिंदुओं से होती हुई दो रेखाएं खींचनी है अपने को। विक्षेप चित्र के मध्य बिंदु से होती हुई दो स्वरूपयुक्त रेखाएं खींचा दी जाती है, जिन्हें प्रतीपगमन रेखाएं कहते हैं। अब देखो, ये रेखा इस प्रकार से खींचनी है, या तो ये बिंदु के मध्य से चली जाए, मध्य से तो घुमाव के हिसाब से जाएगी, तो एकदम सीधी रेखा खींचनी हो तो इस हिसाब से खींचनी है आपको कि ये बिंदु के एकदम नजदीक से हो। तो ये रेखा है, ये देखो एकदम बिंदु के क्या हो? नजदीक से हो। इस हिसाब से दो स्वरूपयुक्त रेखाएं खींची जाती है, जिन्हें प्रतीपगमन रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? प्रतीपगमन रेखाएं। एक रेखा अक्ष का वाई पर प्रतीपगमन, ये आगे अपन सवाल हल करेंगे ना, बार बार आएगा। एक तो होगा अक्ष का वाई पर प्रतीपगमन, दूसरा होगा वाई का अक्ष पर प्रतीपगमन। अक्ष का वाई पर प्रतीपगमन, अब देखो इसमें अपने को ये देखना है, जिसमें अक्ष को स्वतंत्र चर, सॉरी वाई को स्वतंत्र चर और अक्ष को आश्रित चर मानकर बनाई जाती है। अक्ष का वाई पर प्रतिपगमन, किस पर? वाई पर। तो यहां पर वाई पर प्रतिपगमन है, यानी वाई के ऊपर अक्ष का मान निकाला जाएगा। तो जिसके आधार पर मान निकाला जाएगा वो तो है स्वतंत्र चर, और जिसका मान निकाला जाएगा, यानी यहां पर अक्ष का मान निकाल रहे हैं, तो अक्ष क्या हो गया? आश्रित हो गया। किस पे? वाई पर। तो अक्ष को तो आश्रित और वाई को स्वतंत्र चर, और दूसरी होगी अपनी वाई का अक्ष पर। वहां पर वाई तो क्या हो जाएगा? आश्रित, और अक्ष हो जाएगा स्वतंत्र दूसरे वाले के अंदर। प्रतीपगमन रेखाएं है, प्रतीपगमन रेखाएं न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर खींची जाती है। प्रतीपगमन रेखाएं हमेशा न्यूनतम वर्ग के आधार पर खींची जाती है, यानी ये जो बिंदु है ना, इनसे इस रेखा का जो अंतर है उनका वर्ग करेंगे तो वो कम से कम आए।
तो इस हिसाब से न्यूनतम वर्ग की मान्यता के आधार पर खींची जाती है। और दो श्रेणियों के लिए दो प्रतिबिंब रेखाएं, यदि दो श्रेणी है, अपन ये देखो दो श्रेणियों के लिए दो प्रतिबिंब रेखाएं होती है। लेकिन लेकिन जब पूर्ण सहसंबंध हो, सहसंबंध में भी अपन ने पढ़ा, जब पूर्ण सहसंबंध हो तो दो के स्थान पर कितने प्रतिबिंब रेखा होगी? एक ही प्रतिबिंब रेखा। पूर्ण सहसंबंध हो तो प्रतिबिंब रेखा कितनी बनेगी? एक ही बनेगी। प्रतिबिंब रेखाओं के दो महत्वपूर्ण कार्य है। पहला तो कार्य है सर्वोपयुक्त अनुमान। प्रतिबिंब रेखाओं के आधार पर जो बेस्ट अनुमान है वो लगाए जाते हैं। और दूसरा कार्य है सहसंबंध के मात्रा और दिशा की जानकारी उपलब्ध कराती है हमें प्रतिबिंब रेखा। सहसंबंध है उसकी मात्रा और दिशा की जानकारी उपलब्ध कराती है। किस हिसाब से कराती है? देखो, यदि धनात्मक सहसंबंध है तो प्रतिबिंब रेखाएं बाएं निचले कोने से दाएं ऊपर के कोने की तरफ जाएगी। यानी यदि इस कोने से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है तो कौन सा सहसंबंध होगा? धनात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक, जब दोनों प्रतिबिंब रेखाएं बाएं ऊपर कोने से दाएं नीचे कोने की तरफ जाती है, ये देखो ऋणात्मक सहसंबंध। इस कोने से ऐसे आ रही है डाउन, तो कौन सा होगा? ऋणात्मक सहसंबंध होगा। पूर्ण सहसंबंध अपन ने भी यहां भी देखा, जब एक ही प्रतिबिंब रेखा बनती है, ये दोनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर बढ़ जाए तो, या फिर इस एक ही रेखा पर बढ़ जाए तो कौन सा सहसंबंध होगा? पूर्ण सहसंबंध। सहसंबंध का अभाव, यहां पे भी प्रश्न बनता है सहसंबंध का अभाव कब होगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। इस हिसाब का चित्र बन जाए, एक प्रतिबिंब रेखा तो ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। जब दोनों प्रतिबिंब रेखाएं समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर काटती है तो क्या होगा? सहसंबंध का अभाव। और सीमित सहसंबंध, सीमित सहसंबंध कब होता है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटती है। यानी एक रेखा तो इस हिसाब से और दूसरी इस हिसाब से एक दूसरे को ना मध्य बिंदु पर काटती है, तो क्या होता है? सीमित सहसंबंध होता है। प्रतिबिंब समीकरण, प्रतिबिंब समीकरण है दो हो सकते हैं, अक्ष का y पर प्रतिबिंब समीकरण और y का अक्ष पर प्रतिबिंब समीकरण। अक्ष का y पर प्रतिबिंब समीकरण कैसे निकलेगा? यानी अक्ष का है, यानी अक्ष का हमें ज्ञात करना है, तो अक्ष बराबर किस पर? y पर है, यानी y यहां पर आ जाएगा, तो अक्ष बराबर a प्लस बी वाई। अब y का ज्ञात करना है तो y बराबर, y का अक्ष पर प्रतिबिंब समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स। अब देखो इस समीकरण में दो मान दिए हैं ना, a और b, इसकी अपन समझेंगे, यहां से इक्वेशन बनेगा, तो इसको आराम से देख लेना। इसमें क्या है? a और b अचर मूल्य होते हैं, अचर मूल्य है, यानी हर समीकरण के अंदर इनका मूल्य क्या होता है? चेंज होता रहता है। यहाँ पर कोई ना कोई एक संख्या है और b की जगह, तो a और b अचर मूल्य होते हैं, इनका मूल्य स्थिर रहता है। पूरे सवाल के अंदर a और b का मूल्य क्या क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। a प्रतिबिंब रेखा के स्तर को बताता है, ये रेखा a प्रतिबिंब रेखा के स्तर को बताता है, और b क्या बताता है? b बताता है प्रतिबिंब रेखा की ढाल। ये पूछा था हमारे एग्जाम में, b जो प्रतिबिंब रेखा का ढाल है a बताता है, b बताता है, प्रतिबिंब रेखा का ढाल बताता है b। अभी प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। a प्रतिबिंब रेखा के स्तर को बताता है। a धनात्मक होने पर रेखा है मूल बिंदु से ऊपर, जैसे मान लो मैं एक सवाल ही करा देता हूं तब आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखो अक्ष बराबर a प्लस बी वाई, तो एक समीकरण दे दूं मैं आपको, अक्ष बराबर a का मान दे दिया 140 प्लस b का मान दे दिया 2, और y का मान है, जैसे पूरे सवाल में इस y का वाला चेंज होता रहेगा, 1 2 3 4, ये मान दे दिया आपको y का। अब देखो पहले x का मान क्या आएगा? जब y 1 होगा, y 1 होगा तो इसका मान आ जाएगा 142। अब y होगा 2 तो 2 4 आ जाएगा 144, 3 होगा तो इसका आ जाएगा 146। अब a, यदि a क्या है? धनात्मक है, तो रेखा मूल बिंदु के ऊपर से यदि ये ग्राफ बनाएंगे ना तो 140 कहां से शुरू होगा? यहां से शुरू होगा। यदि शून्य है तो मूल बिंदु से यहां से ये रेखा बनेगी, और ऋणात्मक है यदि माइनस में है, यहाँ पे -2 4 ऐसे होगा, तो माइनस में तो यहां से शुरू होगी। तो ऋणात्मक है होने पर मूल बिंदु के नीचे से प्रारंभ होती है। समझ में आई बात? यदि a है, ये यहां पर a था,
ये यदि धनात्मक है तो मूल बिंदु के ऊपर से, ये मूल बिंदु है यहाँ के ऊपर से, शून्य है तो केवल मूल बिंदु से, और ऋणात्मक है तो मूल बिंदु के नीचे से शुरू होती है। बी क्या होता है? प्रतिबिंब रेखा का ढाल। यहाँ पर 2 4 6 जो भी बी का मान होगा वो होगा प्रतिबिंब रेखा का ढाल। इसी के आधार पर प्रतिबिंब रेखा निर्भर करेगी। यदि बी का देखो 2 है तो हर एक के अंदर 2 2 का अंतर चलता जाएगा। यदि बी है यहाँ पर 10 होता तो हर एक के अंदर की 10 10 का अंतर, या फिर जो भी इस हिसाब से बी का प्रतिबिंब रेखा का ढाल निश्चित करता है। यदि बी का मूल्य धनात्मक है तो रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर, यदि बी है ये धनात्मक था भी तो यहां से इस हिसाब से जाएगी, और यदि बी ऋणात्मक है तो बाएं कोने से नीचे की ओर आएगी। बी का मूल्य धनात्मक है, रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाएगी, यहां बाएं से दाएं जाएगी। और यदि बी है ऋणात्मक है तो बाएं से दाएं नीचे की ओर आएगी। ए का मूल्य शून्य हो सकता है, अभी अपने पढ़ा ना, शून्य होने पर ए का मूल्य शून्य हो सकता है, लेकिन बी का मूल्य कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बी का मूल्य हमेशा कुछ ना कुछ होगा, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन शून्य कभी नहीं होगा। बी को प्रतिबिंब गुणांक भी कहा जाता है। अब ये B1 को क्या कह सकते हैं? बी एक्स वाई, अक्ष वाई, तो अक्ष पहले है तो अक्ष आएगा ऊपर, आर यानी सहसंबंध वाला आर, परमापचलन एक्स, परमापचलन वाई। B2 है यानी बी वाई एक्स, 1 तो होगा अक्ष वाई और 2 होगा वाई एक्स। इसमें वाई एक्स में वाई हमेशा वो रहेगा ऊपर, आर परमापचलन वाई और परमापचलन एक्स। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रतिबिंबन गुणक है। यहाँ पे पढ़ा ना, बी को प्रतिबिंबन गुणक भी कहा जाता है। तो इस आधार पर B1 या BX वाई, और अपन ने ये रचना की है, ये प्रतिबिंबन समीकरण के आधार पर रेखा की रचना की है। रेखा की रचना है मुक्त हस्त जो विधि है उसके द्वारा भी हो सकती है, लेकिन मुक्त हस्त के आधार पर जो रेखा बनेगी ना, वो जो अलग अलग आदमी बनेगा उसकी अलग अलग रेखा बनेगी। इसलिए जो इसका वैज्ञानिक रूप है वो है प्रतिगमन समीकरण, और मुक्त हस्त रेखा है वो एकदम इजी रहती है समझने में, सीखने में, लेकिन वो इसका वैज्ञानिक रूप नहीं है। प्रतिगमन गुणांकों से सहसंबंध गुणांक का निर्धारण किस प्रकार करना है? सहसंबंध गुणांक है, दोनों प्रतिबिंब गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। ये हमने सहसंबंध में भी पढ़ लिया था कि सहसंबंध है वो दोनों प्रतिगमन गुणांक है उनका गुणोत्तर माध्य होता है, यानी R बराबर सिग्मा BXY गुणा BYX का अंडरूट। ये अपन ने अभी प्रतिबिंब गुणांक देखे थे ना नीचे, वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये अपन मान वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अपन ने देखा था BXY बराबर R परमापचलन x बट्टा परमापचलन y, और दूसरा क्या देखा था? BYX R परमापचलन y बट्टा परमापचलन x। ये y x है, ये xy है। अब दोनों को आपस में गुणा करो, देखो बी दोनों समीकरण है, ये 1 नंबर मान लो, ये 2 नंबर मान लो, दोनों को आपस में गुणा करो तो BXY गुणा BYX बराबर परमाप ये है R परमापचलन x परमापचलन y गुणा R परमापचलन y बट्टा परमापचलन x। ये आपस में कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा? R की स्क्वायर बचा, और यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो यहाँ इस तरफ आ जाएगा अंडरूट BXY गुणा BYX। तो R बराबर क्या आ गया? BXY और BYX। इतने झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना है, R बराबर BXY गुणा BYX, यानी सहसंबंध गुणांक है, दोनों प्रतिबिंब गुणांकों का गुणोत्तर माध्य होता है। प्रतिबिंब गुणांक है, इसमें ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं, इसको वेरी मोस्ट लगाना, ध्यान से पढ़ना। प्रतिबिंब गुणांक में ध्यान रखने योग्य क्या क्या बातें हैं? दोनों प्रतिबिंब गुणांक के चिन्ह समान होते हैं हमेशा। यदि जो BXY है वही BYX का, दोनों का चिन्ह क्या होगा? हमेशा समान होगा। किसी भी प्रतिबिंब गुणांक का चिन्ह सहसंबंध गुणांक पर निर्भर करता है। सहसंबंध धनात्मक होने पर प्रतिबिंब गुणांक धनात्मक होंगे, और यदि सहसंबंध ऋणात्मक है तो जो प्रतिबिंब गुणांक है वो भी ऋणात्मक होंगे। यानी जो R का मान है ये यदि प्लस है तो प्रतिबिंब गुणांक भी क्या होंगे? प्लस ही होंगे, और यदि R माइनस है तो प्रतिबिंब गुणांक है वो भी क्या होंगे? माइनस ही होंगे।
प्रत्येकगमन गुणांक का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह सहसंबंध गुणांक का होगा। जो चिन्ह प्रत्येकगमन गुणांक का है वही सहसंबंध का चिन्ह होगा, ये ध्यान रखना। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैंने मान लो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मान दे दिया। बी एक्स ये मैंने बता दिया कि बी एक्स वाई है वो है माइनस का 1.6 और बी वाई एक्स है वो दे दिया माइनस का 0.4। अब देखो, अब आप इससे सहसंबंध निकालोगे तो बी ए वाई एक्स का मान यहां पे रखो माइनस 1.6 गुणा बी वाई एक्स कितना है माइनस 0.4। इनको अंडरूट में 16 चौक 64.64 आ गए अंडरूट। माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया प्लस। अब 64 का अंडरूट कितना होता है 0.8। ये 0.8 किसका है प्लस का। 0.8 किसका है प्लस का। लेकिन हमारे जो प्रतिबिंबन गुणांक है इनका चिन्ह किस चीज का था ऋणात्मक। और हमेशा जो सहसंबंध का चिन्ह होता है वही प्रतिबिंबन गुणांक का होता है, जो प्रतिबिंबन गुणांक का होता है वही सहसंबंध का होता है। तो ये प्लस का 8 नहीं होकर ये उत्तर तो 8 आ गया। ये तो क्या है किससे हुआ आपस में गुणा करने पर प्लस का माइनस का प्लस हो गया। लेकिन इसको लास्ट में माइनस ही रखना है। यदि प्रतिबिंबन गुणांक माइनस है तो सहसंबंध भी क्या होगा माइनस होगा। प्रतिबिंबन गुणांक का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह सहसंबंध गुणांक का होगा। दोनों प्रतिबिंबन गुणांक का मान एक से अधिक नहीं हो सकता। एक का जैसे अपने देखा ना इसका मान कितना है 1.6, एक से ज्यादा है ना। लेकिन इसका एक से ज्यादा है तो इसका एक से क्या होगा कम होगा। कभी भी दोनों प्रतिबिंबन गुणांक है उनका मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों का एक साथ इसका 1.6 दे दिया मैंने, इसका 1.1 दे दिया, इसका मतलब सवाल क्या है गलत है। देखिए वगैरह इसमें मतलब इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो दोनों प्रतिबिंबन गुणांक है उनका मान एक से अधिक एक साथ एक से अधिक नहीं हो सकता। किसी एक का एक से अधिक है तो दूसरे का एक से क्या होगा कम होगा। अब है न्यूनतम वर्गरीति। न्यूनतम वर्गरीति द्वारा प्रतिबिंबन समीकरण किस हिसाब से बनती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो। वर्गों के विचलनों का योग क्या होता है न्यूनतम। जैसे जो वर्ग है यानी y में से जो y c है ये घटाकर इसका वर्ग करेंगे ना तो जो इसका योग होगा वो कम से कम होगा। यानी वर्गों के विचलनों का योग क्या होता है एकदम न्यूनतम होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं न्यूनतम वर्गरीति कहते हैं। और इस विधि में सबसे कम होता है ये तो होगा, इसलिए यह सर्वोत्तम उपयुक्त रेखा होती है। जो न्यूनतम वर्ग विधि है इसमें विचलनों का योग न्यूनतम होता है इसलिए यह सर्वोत्तम अनुमान देती है। इसमें यह तो था विचलनों के वर्गों का योग, वर्गों के विचलनों का योग यानी y माइनस वाई सी का स्क्वायर। और यह है केवल विचलन। विचलनों के वर्गों का योग तो होता है न्यूनतम और केवल विचलन है वो होता है शून्य। इसे ये इसका मतलब ये समीकरण है ना इसको अपने ये भी लिख सकते हैं विचलनों का योग, विचलनों का योग। विचलनों का योग बराबर क्या होता है शून्य और विचलनों के वर्गों का योग होता है वो न्यूनतम वर्गों का योग। इसको इस भी हिसाब से भी लिख सकते हो विचलनों के वर्गों का योग बराबर न्यूनतम। समझ गए बात। जो न्यूनतम वर्गरीति है इसमें विचलनों का योग शून्य होता है और विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है न्यूनतम होता है। इसीलिए इसको न्यूनतम वर्गरीति कहते हैं। और जो ये रेखा होती है वो सर्वोत्तम अनुमान देती है। अब जैसे x बराबर a प्लस बी वाई, इसका जो पूरा लंबा चौड़ा है ना प्रैक्टिकल वो करने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपको याद रखना है x बराबर a प्लस बी वाई, ये अपने अभी पहले देख लिया था। इसको बाद में आज ये दोनों समीकरण किस हिसाब से ज्ञात करने में थोड़ा सा बता देता हूं। ये समीकरण है ये और ये समीकरण। जैसे x बराबर a प्लस बी वाई इतना लिख लिया ना, पहले में क्या करना है सिग्मा ऐड करना है। तो सिग्मा x बराबर इस n का मतलब भी सिग्मा रहता है na प्लस b सिग्मा y, बाद में सिग्मा x, अब बाद में इसमें क्या ऐड करना है y ऐड करना है। सिग्मा x y बराबर a प्लस सिग्मा y प्लस b सिग्मा y स्क्वायर। इसी हिसाब से दूसरे वाली समीकरण क्या है अब y वाली है y बराबर a प्लस b x, ये समीकरण लिख ली। पहले को सिग्मा ऐड करना है तो इसमें क्या करेंगे इसको सिग्मा y बराबर
एन ए प्लस बी सिग्मा अक्स, ये लिख लो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अक्स से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे सिग्मा वाई अक्स, ए सिग्मा अक्स प्लस बी सिग्मा अक्स की स्क्वायर, ये वाली बन जाएगी दूसरी समीकरण। यानी एक समीकरण आपने बनानी सीख ली तो दूसरे वाली भी बनानी सीख जाओगे। तो ये था अपना, मतलब इस हिसाब का, इसमें से कुछ आपको मान दे देंगे और एक चीज ज्ञात करना होगा। तो ये समीकरण है ना, ये वाली ये तो एकदम सरल है, उसमें पहले अपने याद ही कर लिए। ये समीकरण थोड़ी सी देख लेना, यदि सवाल आएगा प्रैक्टिकल यहाँ से आएगा और ज्यादा आएगा नहीं, ये भी याद नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, यदि प्रैक्टिकल आएगा तो। नहीं तो ये जो थ्योरी है इसको आराम से समझ लेना। अपन ने संबंध पहले कर ही लिया था और प्रतिगमन ये हो ही गया है। अब इनके आगे एमसीक्यू देखेंगे और जो काल श्रेणी है, इंडेक्स है और जो एक आधा टॉपिक और बच्चा वो कवर करेंगे। समझ में तो आ रहा है, ये जरूर बताना आप है ना कमेंट में। ठीक है।